आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कनाडा के संविधान से। विदेशी स्रोत में कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए, यानी कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर के अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत कनाडा से किन किन प्रावधानों को शामिल किया गया। तो आइए हम समझते हैं कनाडा के संविधान से जो प्रमुख बातें शामिल की गई उनमें से 4 प्रमुख प्रावधान भारत के संविधान में शामिल किए गए। उसमें पहली बात है एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यानी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। और तीसरी बात, तीसरा जो प्रावधान शामिल किया गया वो केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल के नियुक्ति का प्रावधान। और चौथा जो प्रावधान शामिल किया गया वह प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो आइए एक बार फिर से समझिए, जो 4 प्रावधान शामिल किए गए उनमें सबसे पहला है कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। तीसरा है केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। कहने का तात्पर्य कि कनाडा के संविधान से जो ये चारों प्रावधान लिए गए इनमें सबसे पहला प्रावधान ये लिया गया कि कनाडा में जो प्रावधान था संघीय गणराज्य का, उससे प्रेरित होकर के भारत के संविधान में जो बात शामिल की गई वह फेडरलिज्म की है। यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा और इसमें केंद्र की एक मजबूत भूमिका होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसमें भारत की जो शक्ति है, भारत की जो ताकत है, यह सबसे मजबूत रहेगी राज्यों की अपेक्षा, स्टेट की अपेक्षा। ऐसे समझें, ये सारे स्टेट्स ने भारत को नहीं बनाया है। समझिए बात को, ये सारे स्टेट्स यानी जो राज्य हैं इन्होंने भारत का निर्माण नहीं किया है। फिर भारत ने अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने की सुगमता के लिए और अपनी अखंडता के लिए इन राज्यों का निर्माण खुद केंद्र करता है, भारत करता है। तो अब समझिए इसमें सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत केंद्र कौन हुआ? भारत, यानी देश, यानी सेंटर, यानी केंद्र। राज्य विनाशी है, राज्यों का विघटन किया जा सकता है, राज्यों का विघटन किया जा सकता है, राज्यों का नाम बदला जा सकता है, राज्यों का क्षेत्रफल कम और ज़्यादा किया जा सकता है। ये शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं।
इसीलिए जो पहला जो प्रावधान है कि एक मजबूत केंद्र की, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, जो फेडरलिज्म की व्यवस्था है उसमें सबसे मजबूत जो ताकत होगी वह केंद्र की होगी, सेंटर की होगी। राज्य देश नहीं बनाता, बल्कि देश अपनी अखंडता और प्रशासनिक सुविधा के लिए, सुगमता के लिए स्टेट्स का निर्माण करते हैं, चाहे वह स्वतंत्र राज्य हो, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हो। ये सब किसने बनाया है? केंद्र ने बनाया है, सेंटर ने बनाया है, भारत ने बनाया है, न कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इन सभी स्टेट ने भारत को बनाया है। समझ गए होंगे बात। यानी कहने का जो तात्पर्य है वह इस बात से ये इंगित होता है कि सबसे मजबूत सेंटर होगा, केंद्र होगा। अब आप सबको बात समझ में आ गई होगी। एक मजबूत केंद्र के साथ छोटे छोटे स्टेट्स, राज्य जो है मिल कर के काम करेंगे, लेकिन सबसे ऊपरी जो पावर होगी वो किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। ऐसा संविधान के, जो हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में आर्टिकल 1 में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रावधान की। दूसरा प्रावधान जो कनाडा के संविधान से लिया गया है वह है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का होना, या अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। अब आप बात समझें। सातवीं अनुसूची में जो तीनों विषय हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के अलावा, यानी इन तीनों सूचियों में जो शामिल विषय है उन पे तो एक संघ बनाएगा, एक केवल राज्य बनाएगा। समवर्ती में ऐसा है कि राज्य और संघ दोनों मिलके बना सकते हैं। लेकिन उस समय जब संविधान लिखा गया तो उस समय जो शक्तियां, जो विषय नहीं थे, जो विषय ऐसा था कि इन फ्यूचर हो सकते हैं, तो ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया। यानी ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया कि फ्यूचर में जो नए विषय बढ़ेंगे उन विषयों पर केवल और केवल केंद्र कानून बना सकता है, केवल और केवल केंद्र कानून बना सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है, इसे हम जो नए विषय इन फ्यूचर होंगे वो सारे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास होगा, संसद के पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। यह व्यवस्था है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। इन अवशिष्ट शक्तियों में का केंद्र के पास होने का तात्पर्य अब आप समझ में आ गया होगा आप सभी को कि इनमें वे सभी विषय जो जिस समय संविधान लिखा गया था तब ये विषय नहीं थे या शामिल नहीं किए गए थे, लेकिन एक विकल्प संविधान निर्माताओं ने छोड़ दिया कि इन तीनों विषय के अलावा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा फ्यूचर में जो अन्य विषय बढ़ेंगे उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केवल और केवल केंद्र का होगा, पार्लियामेंट का होगा, केंद्र सरकार का होगा। तो हम आपको बताते हैं इन अवशिष्ट शक्तियों के क्षेत्र में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं जिन पे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वो विषय है, आप देखें जो वर्तमान में एक नया विषय है, जैसे साइबर कानून,
जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो साइबर कानून है, यह बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है। बात समझ में आ गई। स्पेस टेक्नोलॉजी या स्पेस रिसर्च, जो अंतरिक्ष रिसर्च या अनुसंधान का विषय है, इस पे केवल कौन बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकती है। परमाणु ऊर्जा, समझिए बात को, हमने पहला विषय बताया साइबर कानून, परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, स्पेस रिसर्च, ये सब और नए टैक्स यानी कर के, नए कर के जो कर लगता है, टैक्स लगता है, इस टैक्स के लिए जो नए कानून बनाने हैं, नया टैक्स कैसे लगाया जाएगा, यानी कहने का तात्पर्य न्यू टैक्स से भी संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो सब किसके पास है? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास है। तो बात समझ गए। तीनों सूचियों में, 7वीं अनुसूची में जो तीनों विषय हैं, उनके अलावा फ्यूचर में जितने भी विषय आएंगे, वर्तमान में चाहे फ्यूचर में, उन सब पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास है, सेंटर के पास है, संघ के पास है। ठीक है, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, संसद यानी केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। इनमें विषय भी हमने बता दिया। साइबर क्राइम को ले सकते हैं, परमाणु ऊर्जा को ले सकते हैं, आणविक ऊर्जा को ले सकते हैं, न्यू टैक्स को ले सकते हैं, और स्पेस रिसर्च आदि जैसे जो नए क्षेत्र हैं, नए विषय हैं, इन सब पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास। ये प्रावधान भी कनाडा से प्रेरित हैं। तीसरा जो प्रावधान लिया गया कनाडा के संविधान से, वह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का जो अधिकार होगा वो केंद्र के पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। तो आप बात समझिए, राज्यपाल की नियुक्ति यानी जिसे हम गवर्नर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नर। राज्यों के, चाहे वो केंद्र शासित राज्य हों चाहे स्वशासित राज्य हों, जिनमें सरकारें खुद बनती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जिसमें काम करती है, यानी सभी स्टेट्स में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का जो अधिकार है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास होगा। राज्यपाल की योग्यता निर्धारित करने की और राज्यपाल की नियुक्ति करने की जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। यह राष्ट्रपति की, राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर, यानी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्ट्री की सिफारिश पर। देखिए, नाम सूची में गवर्नर के जो नामों की सूची है वह कौन फाइनल करती है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करती है। ये भी व्यवस्था वहीं से, कनाडा से नाम फाइनल करती है और उस नाम की सिफारिश करती है किससे? राष्ट्रपति से। फिर राष्ट्रपति उस सूची पे मुहर लगाता है और उन्हें गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। यानी सबसे मेन काम किसका है? केंद्र सरकार का। तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? केंद्र सरकार के द्वारा होगी। ये भी व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई। चौथा और आखिरी जो प्रावधान लिया गया वो प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार के रूप में क्षेत्राधिकार। कहने का तात्पर्य है भारत के
राष्ट्रपति को जब कभी भी, भारत के राष्ट्रपति को जब कभी भी देश के बहुत ही ज़रूरी मसलों पर अगर कोई नियम, कायदा या कानून या कोई तथ्यात्मक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो राष्ट्रपति जो है इसी शक्तियों के आधार पर, इसी संवैधानिक दायित्वों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय से उन बिंदुओं पर सलाह मांग सकता है कि आप हमें सलाह दीजिए कि जो हमारे कानून हैं सार्वजनिक महत्व के जो कानून हैं, नियम है, तथ्यात्मक सलाह राष्ट्रपति मांग सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। और सर्वोच्च न्यायालय इनकी सलाह मांगने की सलाह को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह संविधान में वर्णित है। तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे सार्वजनिक महत्व के तथ्यों पर राष्ट्रपति की सलाह के रूप में मदद करता है ताकि जो सार्वजनिक महत्व के कानून बने उसमें किसी भी एंगल से कोई चीज़ छूट न जाए। इन सब बातों की महत्व को देखते हुए कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर के ये व्यवस्था भारत के संविधान में कर दी गई कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय से भी राय, मशविरा और सलाह मांग सकता है, ले सकता है। तो इस तरीके से ये 4 के 4 प्रावधान हमने आपको बताएं। एक बार ब्लैक बोर्ड पर, फिर इसका सारांश पुनः एक बार ब्लैक बोर्ड पर। कनाडा के संविधान से लिए गए प्रावधान, जिसमें सबसे पहला प्रावधान है एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। कहने का तात्पर्य फेडरल सिस्टम विथ ए स्ट्रांग सेंटर। अनुच्छेद 1 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का महत्व भारत से बड़ा नहीं होगा। भारत ने ही राज्यों का निर्माण किया है अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए, अपनी अखंडता को बनाए रखने के लिए। इसीलिए कहा जाता है राज्य भारत का कुछ नहीं कर सकते। भारत राज्यों को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, इसका नाम बदल सकता है, लेकिन राज्य भारत का कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि राज्य भारत से अलग भी नहीं हो सकते। तो इसमें सारी शक्तियाँ किसके पास है? भारत के पास है। एक मजबूत केंद्र की परिकल्पना कनाडा के संविधान से प्रेरित है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। यानी कहते हैं भारत अविनाशी है। किसके? विनाशी राज्यों का एक संघ। भारत विनाशी राज्यों का एक संघ है जिसमें भारत सबसे सर्वोच्च है और सबसे शक्तिशाली है। तो ये पहला प्रावधान भारत के अनुच्छेद 1 में फेडरलिज्म की जो व्यवस्था है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, इसकी परिकल्पना कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। अब आइए दूसरी बात पे। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर कहने का तात्पर्य अनुच्छेद 248 और 7वीं अनुसूची में जो विषय शामिल नहीं हैं। 7वीं अनुसूची में आपको पता है 3 विषय शामिल हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इन तीनों सूचियों
से अलग जो विषय इसमें शामिल नहीं है, 248 और 7वीं अनुसूची में जो विषय शामिल नहीं है उनमें कानून बनाने का अधिकार केवल किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। ये वो विषय हैं जैसे साइबर कानून है, आईटी सेक्टर है, स्पेस रिसर्च है, परमाणु ऊर्जा है, या टैक्स के नए नियम लाने हैं। ये सब, इन सब बिंदुओं पर कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, पार्लियामेंट ही बना सकती है, संसद ही बना सकती है। ये भी प्रभावित है कहाँ से? कनाडा के संविधान से। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, कहने का तात्पर्य कि केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 155 में केंद्र सरकार को राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 155 में, और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में दिया गया है। 155 और 157, अनुच्छेद 155 और 157 का उपयोग करके भारत सरकार यानी केंद्र सरकार क्या करती है? राज्यपाल की नियुक्ति करती है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होता है वह आपस में विचार विमर्श करके, सलाह मशविरा करके एक सूची तैयार करती है कि ये गवर्नर होंगे। वो सूची, उस सूची की सिफारिश भेजती है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उन गवर्नर्स को सभी स्टेट्स में भेज दिया जाता है गवर्निंग के लिए, राज्यपाल के लिए। तो कहने का तात्पर्य केंद्र सरकार 155 और 157 अनुच्छेद का उपयोग करके केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है? केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। ये पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 यानी अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में 143 में ऐसी व्यवस्था दी गई है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अधिकार दिया गया है, उसको एक क्षेत्र दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी सलाहकार की भी भूमिका निभा सकता है। कब? जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी सार्वजनिक मुद्दे पर, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर, कानूनी या तथ्यात्मक मसले पर जब उसे कभी राय मशविरे की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। इसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 143 में, यानी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर राष्ट्रपति कानूनी या तथ्यात्मक सलाह मांग सकता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बातें कनाडा के संविधान से ली गई थी। कहने का तात्पर्य इतनी महत्वपूर्ण बातें भारत के संविधान में जो शामिल की गई हैं, ये 4 प्रमुख बातें, 4 प्रमुख प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है। लेक्चर हमने आपको बता ही दिया, विस्तार से बता दिया, एक बार पुनः सुन ले। सबसे पहला जो प्रावधान है वह है एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरलिज्म, यूनियन ऑफ स्टेट्स। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना। तीसरा है केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाकी अगले विदेशी स्रोत का लेक्चर अगले वीडियो में
आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हमें भी पता चल सके कि क्या त्रुटियां, क्या कमी रह गई, ताकि सुधार करके अगला और भी अच्छे से अच्छे वीडियो, नॉलेजफुल कंप्लीट वीडियो आपके लिए